में धारा 370 की बहाली की मांग को लेकर आज एक बार फिर गुपचुप गुपकार बैठक हुई। इस बैठक में पीडीपी की महबूबा मुफ्ती समेत फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के साथ साथ कश्मीर के कई छोटे बड़े दलों की बैठक हुई। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या गुपकार के बहाने देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है। आखिर क्यों ये दल, जब कश्मीर में सब शांत है तो महबूबा अब्दुल्ला आखिर क्यों अशांत हैं? महबूबा मुफ्ती के तिरंगे को लेकर आए बयान के बाद देश में गुस्सा उबाल है। महबूबा ने कहा 370 की बहाली तक वो तिरंगा हाथ में नहीं उठाएंगी। इसके बाद लोग महबूबा से पूछ रहे हैं कि धारा 370 के बहाने चीन और पाकिस्तान की भाषा वो क्यों बोल रही हैं। भारत में राजनीति करने वाले, भारत के नाम पर पैसा और भत्ते उठाने वाले महबूबा को आखिर तिरंगा उठाने में क्यों एतराज है? महबूबा इस बयान के बाद उनके खिलाफ कश्मीर में प्रदर्शन है। साथ ही एक बड़ी खबर भी आ रही है और वो बड़ी खबर कि महबूबा मुफ्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए अर्जी दी गई है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को यह अर्जी भेजी गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने एफआईआर दर्ज करने की एक मांग की है। 370 पर विवादित बयान के बाद एफआईआर की मांग की गई है। महबूबा ने की है 370 को हटाने की मांग और इसके चलते ये साफ साफ कहा है कि देश के तिरंगे को वो उठाएंगी ही नहीं, यानी सीधा सीधा देश पर हमला, देश के वकार पर हमला। इस खबर आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। 370 पर आर पार, क्या महबूबा पर दर्ज होगी एफआईआर? पाक चीन मजबूरी, क्या इसीलिए 370 जरूरी? 370 की वापसी की मांग क्या मानेगा हिंदुस्तान? बड़ी बातें, बड़ी खबर इसके साथ, जबकि एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है और इस पैनल में काफी खास मेहमान, सभी का स्वागत है हमारे साथ। हमारे साथ जुड़ रही हैं तुहिन सिन्हा, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सुमित पीर, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वकार भाटी साहब जुड़ रहे हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। प्रेम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट की तरह से। और नासिर शेख साहब जम्मू से जुड़ रहे हैं, पीडीपी के हैं ये नासिर शेख साहब। सबसे पहले नासिर शेख साहब, महबूबा मुफ्ती के इस बयान के मायने क्या निकाले जाए? नहीं है, जो महबूबा जी ने कहा है बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा है। उनका जो कहना है वो आज नहीं कह रही है, वो धारा 370 खत्म होने से पहले भी उन्होंने ये बात कही थी कि अगर जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होती है तो जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मतलब बिल्कुल साफ है, जम्मू कश्मीर में तिरंगा कौन लोग उठाते थे? मेन स्ट्रीम के लोग उठाते थे, फारूक अब्दुल्ला साहब उठाते थे, उमर अब्दुल्ला साहब लहराते थे, महबूबा मुफ्ती लहराते थे। जब धारा 370 को खत्म कर दिया गया, इन सभी नेताओं को नजरबंद कर दिया गया, इन्हें जेलों में बंद कर दिया गया। अगर आप मेन स्ट्रीम के साथ नहीं है, अगर आप मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिशियन है, आइडिया ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर में लेकर के प्रोपोगेट कर रहे थे, जम्मू कश्मीर में इंडिया के एम्बेसडर से अगर उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है, अगर जम्मू कश्मीर का जो लोगों का जो बुनियादी हक है, जो उनकी आइडेंटिटी है, जो उनका स्पेशल स्टेटस है, अगर वो आप छीनते हैं तो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर के अंदर जो मेन स्ट्रीम में अगर वो नहीं आपके साथ रहती तो जम्मू कश्मीर में तिरंगा कौन उठाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल रहता है। और उससे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा कब और कैसे आए, इस बात को जानने की जरूरत है। हम सब लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर उत्तर प्रदेश, बिहार या केरल की तरह कोई हिंदुस्तान का राज्य नहीं। जम्मू कश्मीर जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ जुड़ा तो एक एसेशन हुआ, इल्हाक हुआ, वो कुछ शर्तों पर हुआ, कुछ कंडीशन पर हुआ, यानी जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़ने के बाद तिरंगा यहाँ आया। जम्मू कश्मीर का जो अपना फ्लैग है वो पहले से हमारे पास था, 1931 से ये फ्लैग था। उसके बाद 1952 में इसे जो है वो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए इसे जम्मू कश्मीर का जो है झंडा माना गया। तो तिरंगा जम्मू कश्मीर में एक्सेशन के बाद आया। जब बुनियादी जो एग्रीमेंट है हमारा हिंदुस्तान के साथ इल्हाक हुआ, जिन कंडीशन पर था, जब वो इल्हाक उस इल्हाक का ऑनर नहीं किया, आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को नजरबंद रख के जम्मू कश्मीर में रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करके आपने धारा 370 को खत्म कर दिया, तो जाहिर सी बात है महबूबा ने जो कहा, मुझे नहीं लगता वो किसी भी एंगल से इसकी जरूरत आज क्यों आ गई? नासिर शेख साहब, आज क्यों आ गई? सत्ता का पूरा मजा लिया है महबूबा मुफ्ती ने इससे पहले, आज झंडा नहीं उठाएंगे। मतलब अगर आपकी पॉलिटिकल राइवलरी ठीक से नहीं चल रही है तो देश के वकार पर ही हमला कर देंगे, झंडा ही नहीं उठाना। भारत का अंग मानते हैं कि नहीं मानते आप कश्मीर को? जो बात महबूबा जी ने कल कही है, ये बात उन्होंने धारा 370 खत्म होने से पहले भी कही। ये कोई आफ्टर थॉट नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल स्टेप है, ये वो पहले से कह के आई है। मैं तो ये कहूंगा कि
धारा 370 खत्म होने से पहले यानी 5 अगस्त 2019 से पहले भी उन्होंने ये बात कही थी और खुलेआम कही थी कि अगर आपने धारा 370 के साथ छेड़छाड़ की, अगर आपने जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को छीनने की कोशिश की, अगर आपने जम्मू कश्मीर की पहचान को खत्म कर दिया, अगर आपने वो लोग जो आपके एम्बेसडर इंडिया के एम्बेसडर जम्मू कश्मीर में है, जो जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करें, अगर आपने उनको कॉन्फ्रेंस में किए बगैर, जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी के बगैर, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफी की, तो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर। अरे जम्मू कश्मीर का कितना, चलिए 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 मैं आऊंगा आपके पास। अभी फारूक अब्दुल्ला कुछ कह रहे हैं, पहले उन्हें सुनता हूं फिर आपसे बात करता हूं। लड़ाई वहां पर है, हमारी लड़ाई इससे ज्यादा नहीं है। और मैं आपसे बात ये भी कहना चाहता हूं कि जो ये प्रोपेगेंडा जम्मू और दूसरी जगह मुल्कों में कर रहे हैं, हम लोगों को मजहब के नाम पे डिवाइड करने की, उनकी ये कोशिश जो है बेकार होगी और फेल होगी। ये मजहबी लड़ाई नहीं है, ये वतन की तशख़्ख़ुस की लड़ाई है और उस तशख़्ख़ुस को बनाने के लिए हम लोग इकट्ठे खड़े हैं। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, जहां हम ऑटोनॉमी की बात करते हैं, 370 को रिवाइवल करने की बात करते हैं, वहां हम उन रियासतों के हिस्सों की ऑटोनॉमी की बात भी करते हैं, जम्मू और लद्दाख, कि उनको भी जो हमने एक वो बनाया था रीजनल ऑटोनॉमी का, जो उनको मिलनी चाहिए, कि उनको भी लगे कि वो बराबर के हिस्सेदार हैं। बाकी जो आज फैसले हुए हैं उनको मैं लोन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो बताएं। आज सज्जाद लोन साहब बोलने आ रहे थे, इससे पहले फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे कि वतन की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, और वतन की जब बात करते हैं तो उनके बगल में महबूबा मुफ्ती खड़ी होती हैं जो कहती हैं इस भारत का झंडा नहीं उठाएंगे, राजनीतिक राइवलरी, पॉलिटिकल राइवलरी को इस हद तक ले जाएंगे कि देश का वकार झुकता है तो झुके, हमें अपनी पूरी तरह से राजनीतिक चालें चलते रहनी है, लगातार चलते रहनी है। हमारे साथ बिहार से कुछ हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह कुछ लोगों के साथ इस वक्त जुड़े हैं, और जब बिहार की बात होती है तो बिहार में चुनाव चल रहे हैं और वहां पर कांग्रेस भी है, और कांग्रेस कहती है, कांग्रेस इन लोगों के साथ खड़ी है, कांग्रेस इन पार्टियों के साथ खड़ी है, केंद्र पर सवाल उठाती है। राकेश कुमार सिंह, जब जम्मू कश्मीर से वो लीडर्स जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद पर बैठ चुके हैं, जब वो आज ये कहते हैं कि देश का झंडा नहीं उठाएंगे, बिहार में लोग क्या सोच रहे हैं? मैं आपके पास आ रहा हूं राकेश। देखिए राजीव, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से अनुच्छेद 370 को लेकर जो राजनीति की जा रही है जम्मू कश्मीर में, आपने दिखाया फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती ने एक बड़ा विवादास्पद बयान दिया और कहा कि वे तब तक जो है राष्ट्रीय झंडा नहीं उठाएंगे जबकि जम्मू कश्मीर का झंडा को स्थापित किया गया था। बिहार में चुनाव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल जब रैली की थी तो उन्होंने अनुच्छेद 370 खत्म करने को लेकर अपनी बातें रखी थी। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि काफी बुद्धिजीवी हैं। आप बताइए, जिस तरह से धारा 370 को खत्म किया गया, कांग्रेस जो है उसको समर्थन करती है कि इसको बहाल किया जाना चाहिए, ये किस तरह की राजनीति है? आप क्या मानते हैं, क्या बिहार में चुनाव में इसका असर पड़ेगा? बिहार के चुनाव में भी तो उसका असर पड़ेगा। एक्चुअली ये मुद्दा तो जो है भारत देश का था, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच की बंटवारे के समय की समस्या थी जो उलझ गया। क्या कमजोरी था नेहरू जी में, क्या कमजोरी था जिन्ना साहब? कांग्रेस तो समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस तो समर्थन कर रही है कि इसको बहाल किया जाना चाहिए अनुच्छेद 370। हाँ, कमजोरी उसी की थी, उसी के कमजोरी को तो मोदी जी ने दूर किया है। 47 में ये कमजोरी था और ये जो है सो 2019 में इन्होंने दूर किया। जो झंडा हमारे देश का वहाँ पाकिस्तान में नहीं फहराया जाता था, तिरंगा कश्मीर में, इन्होंने इतने सालों के बाद 47 के बाद ये 2019 में इन्होंने फहरा दिया। ये बहुत बड़ी बात है और इसका असर ये चुनाव पर भी है। बिहार में असर है, आप मानते हैं बिहार में असर है? हाँ, मानता हूँ बिहार में असर है चुनाव में। आप बताइए, अनुच्छेद 370 को लेकर
जिस तरह से खत्म किया गया और कांग्रेस उसको चाहती है कि उसको बहाल किया जाए, उसको सपोर्ट कर रही है। आखिरकार कांग्रेस की रणनीति क्या कहेंगे, नीति इसकी? कांग्रेस तो यार पीडीपी पर ही कि 370 नहीं हटना चाहिए था और मोदी जी हटा दिए। मोदी जी हटा दिए तो ठीक है, तो ठीक तो नहीं है कि ये समझ बूझ के उनको सबके आप बताइए कि जिस तरह से क्या आप मानते हैं कि बिहार के चुनाव पर असर पड़ेगा इसका अनुच्छेद 370 का? बिल्कुल डेफिनेटली पड़ेगा और ये एक नेशनल मुद्दा है, इशू है। मतलब हमारा झंडा हमारा प्रतीक है और वहाँ के वो महबूबा मुफ्ती बोल रही हैं कि पहले अपना झंडा, तो वो तो अपना झंडा को ना सबसे ऊपर मानती हैं। यहाँ के लोग भी तो देख रहे हैं कि हमारा झंडा सबसे ऊपर होना चाहिए। राजीव, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो लोग हैं यहाँ पर कहीं न कहीं यहाँ पर इसका असर पड़ेगा और आने वाले दिनों में बीजेपी के जो लीडर हैं इस मसले को जरूर उठाएंगे और जो बिहार का चुनाव जानते हैं जैसा कि आप कि सभी अगर देश के किसी हिस्से में कुछ मुद्दा उठता है तो उसका असर बिहार के अगर चुनाव चल रहा है तो उसमें असर पड़ता है और ये मुद्दा बीजेपी की ओर से जो सूत्र बता रहे हैं कि जोर शोर से उठाया जाएगा और इसका असर जो है आपको देखने को मिलेगा। राजीव, बहुत शुक्रिया राकेश, तमाम लोगों से बात करने के लिए और उनकी राय हमारे साथ इस प्रोग्राम के बीच में शामिल करवाने के लिए। मैं अभी तक नासिर शेख साहब से बात कर रहा था और वो जोर शोर देकर ये कह रहे थे कि जो कुछ भी महबूबा मुफ्ती बोल रही हैं वो कहीं ज्यादा सही है, जायज है। चलिए इससे पहले कि मैं बाकियों के पास जाऊं, वकार साहब हमारे साथ जुड़े हुए, वकार भाटी कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। वकार भाटी साहब, क्या दर्द उठा है गुपकार के बीच में कि आज उनको अगर मोदी या केंद्र से सीधा सीधा मुकाबला करना है तो भारत के झंडे तक बात पहुंचा देते हैं? पहली बात के केंद्र और स्टेट का कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि ये जो लोग हैं यहाँ, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी की जमात हो और बाकी जो छोटी जमातें हैं, मुझे एक समझ नहीं आ रही कि टाइम कैसा चुना है इन लोगों ने। जिस टाइम बिहार में चुनाव है उसी टाइम महबूबा जी को रिलीज किया गया और यहाँ पॉलिटिकल इस तरीके की स्टेटमेंट सामने आने लगी। मैं एक बिहार के लोगों के लिए भी एक मैसेज जरूर यहाँ देना चाहता हूँ कि लाखों बिहारियों को हमने कश्मीर में पनाह दी हुई है, जो कारोबार करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा जब वो वोट दें तो इतना ख्याल रखें कि कश्मीरियों के साथ गलत हुआ है। जिस कश्मीर ने लाखों बिहारियों को जगह दी थी, तो वो भी 370 के लिए और मसले कश्मीर के लिए बिहार भी आगे निकले और आवाज उठाए, क्योंकि बिहारियों को जहां तक मैं जानता हूं, बिहारी हमेशा हक में और सच में बोलने में आगे रहते हैं और नरेंद्र मोदी के झूठ को वो बेनकाब करें। और अगर मोदी को हराते हैं तो समझो मैं ये जरूर कहूंगा कि जम्मू कश्मीर की जीत हुई है और नरेंद्र मोदी को बिहारियों ने बता दिया। वकार भाटी साहब, बहुत बेहतर। आप भी इसको नरेंद्र मोदी बनाम बाकी बना रहे हैं, बहुत बेहतर। लेकिन बड़गाम जो एयरपोर्ट है बड़गाम में, उसके बाहर कई सारे बिहार के ही लोग 30-30 सालों से अपना ढाबा चलाते हैं। उनको वहां की नागरिकता या वहां का वो अपने को ये नहीं कह सकते कि जम्मू कश्मीर के नागरिक हो गए हैं। इस 370 की वजह से उनको तमाम जिम्मेदारियों, तमाम उनके हकूक से अलहदा रखा गया। अब आपको बिहारियों की जरूरत आ पड़ी है। सुनिए सर, हमने लाखों बिहारियों को रोजगार दिया। अरे रोजगार की बात मैं नहीं कर रहा। मैं आऊंगा, एक मिनट, मैं बाकी सबके पास आऊंगा। एक एक करके सुनते हैं, एक एक करके। सुमित पीर साहब मौका दूंगा। वकार भाटी साहब पहले बोल लें। बोलिए वकार भाटी साहब, जो कुछ भी दिल में है सामने रखिए। जनाब, मैं किसी के बीच नहीं आता हूँ, तो मेहरबानी से ना आप बोलिए जो कुछ भी दिल में है। मैं सबके सामने बात सभी सुन रहे हैं, देश सुन रहा है, सब सुने तो आपके दिल में क्या है? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार के लाखों मजदूरों को, लाखों कारीगरों को जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपना दी। कश्मीरियों ने अपने घरों में रखा, उनको भाई बना के, बेटा बना के उनको घरों में रखा। तो ये 370 को हटाने के बाद तो बिहारियों का नुकसान हुआ। अरे बिहारियों की बात नहीं हो रही है वकार भट्टी साहब, बिहारियों की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है जो राजनीतिक मलाई अब तक खाई जा रही थी वो हाथ से छिनी तो देश के वकार पर हमला होगा क्या? सुमित पीर साहब, ठीक है, मैं समझ गया आपको। सुमित पीर साहब, अभी सुनिए वकार भाटी साहब, बहुत हुआ। हम सड़क पर बहस नहीं कर रहे हैं। आपकी सुमित पीर साहब, अभी सुमित पीर साहब बोलेंगे। सुमित पीर साहब, इतने दिनों तक सत्ता में रही महबूबा मुफ्ती,
पीडीपी लगातार दावे करती रही, बीजेपी के साथ सत्ता भी शेयर की, और आज जब सब कुछ हट गया है तो देश के वकार पर हमला, झंडा नहीं उठाएंगे। जी राजीव भाई मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा। ये देशद्रोह का काम किया इन्होंने, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाई, हिंदुस्तान का पैसा लिया, इतने साल लेते रहे, तनख्वाह लेते रहे, जहाजों में घूमते रहे, कई सौ करोड़ की इन्होंने रिनोवेशन की अपने मकानों में। 370 आने के बाद राजीव भाई वहां सीएजी आ गया, सवाल जवाब पूछ रहे हैं इनसे, राइट टू एजुकेशन लागू हो गया, आईपीसी लागू हो गई, इंडियन सुप्रीम कोर्ट लागू हो गया, बच्चे स्कूल जाएंगे, आतंकवादी मारे जा रहे हैं, तकलीफ है इनको। अभी ये जाते जाते 21,000 करोड़ का रोशनी स्कैम कर गए हैं, इनकी दुकान बंद हो गई है। राजीव भाई तकलीफ पता इनको क्या है, तकलीफ पता क्या है? ये इनके लीडर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं चाइना हमारे लीडर नहीं है, वो आपके चहेते हैं, भारत में कश्मीर बोलने वाले, हम नहीं बोलते। चाइना की मंडी में बेचने चले ये ऐसे लोग हैं, ये इतने मौका परस्त खुद गरज लोग हैं। भारत का तिरंगा उठाने के लिए 130 करोड़ भारतीय खड़े हैं, 130 करोड़ भारत माता के बेटे खड़े हैं। आपकी जरूरत नहीं है, अपनी पॉलिटिक्स घर में रखो, तिरंगे को अपमान करने। मुझे बताओ राजीव भाई, इन्होंने कहा डाकुओं ने लूटा, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में डाकू बैठते हैं क्या? हिंदुस्तान का पार्लियामेंट असंवैधानिक है, हमारे एमपी डाकू है क्या? पाकिस्तान से अप्रूवल आया, दोनों हाउसों ने पारित किया। अरे वकार भाटी साहब, सुमित देव भी कश्मीरी ही हैं, उनकी भी बात का वजन है, उनकी भी बात को सुना जाना जरूरी है। मैं आता हूँ आपके पास। प्रेम कुमार जी, से नहीं होगा, मौका सबको मिलेगा। प्रेम कुमार जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। प्रेम कुमार जी, आप तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखते रहे हैं। बिहार चुनाव की बात को वकार भाटी ने काफी जोर शोर से कहा, और उसके चलते ये कहा कि पता नहीं ये बयान क्यों दिया महबूबा मुफ्ती ने। नासिर शेख महबूबा मुफ्ती की तारीफ में कसीदे कर रहे हैं, ठीक है, उनकी पार्टी के हैं, उनका हक भी बनता है, लेकिन क्या लगातार चल रही राजनीतिक रस्साकशी के बीच देश के वकार, देश के सम्मान को, देश के झंडे को नहीं उठाना है? इस बात को प्रमुखता देने की जरूरत आखिर क्यों महसूस हुई पीडीपी को? देखिए राजीव जी, ये बात सही है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय झंडे को हम निमित्त बनाते हैं पॉलिटिक्स करने का, बीच में कोई रास्ता बनाते हैं। देखिए, इस देश में नक्सलियों ने स्वतंत्रता संग्राम के प्रोग्राम का बहिष्कार किया, इस देश में आरएसएस ने तिरंगे का अपमान किया, अपने मुख्यालय में झंडा नहीं लगाया, और जिन लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय में झंडा लगाया उनके खिलाफ आरएसएस ने केस किया, फिर आप आरएसएस पर ले गए। वो केस चला, मुकदमा चला, और उसमें वो युवक जीते। प्रेम कुमार जी, तिरंगे पर हूं मैं, क्षमा कीजिए, मैं तिरंगे पर हूं, तिरंगे पर मैं नक्सली को बोल रहा हूं, मैं आरएसएस को बोल रहा हूं, और मैं कश्मीर में जो लोग। प्रेम कुमार जी, आप वरिष्ठ हैं, मेरी एक बात तो सुनिए। जब यहां पर यह बात नासिर शेख भी कह रहे हैं, वकार भाटी भी कह रहे हैं कि मौका क्या था बिहार चुनाव में, क्या जरूरत आ पड़ी थी एक तरीके से झंडे की बेइज्जती कहूंगा मैं, यहां पर देश के सम्मान की बेइज्जती कहूंगा, इस बयान को देने की जरूरत पीडीपी को महसूस क्यों हुई है वहां पर? हाँ बिल्कुल, आपका चिंता भी जायज है, मैं इस चिंता से जुड़ रहा हूं। और ये आप देखिए, जब फारूक अब्दुल्ला ने एक ऐसा बयान दिया जिससे देश असहज हो गया और उन पर केस मुकदमे होने चाहिए थे, तो उस समय में आपने महबूबा मुफ्ती को भी रिहा कर दिया, ताकि ये लोग बिहार चुनाव के मौके पर वो सारी बातें कहें जो कि बंदी के दौरान, नजरबंद रहने के दौरान नहीं कह पाए थे, और ये कहेंगे तो पोलराइजेशन होगा। तो ये पॉलिटिक्स जो हो रही है, जो दिख रही है कि पीडीपी कर रही है या फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं, ये वास्तव में ये बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है। इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी कि बिहार के चुनाव के समय निकलिए, आइए, आप आवाज उठाइए, और हम शेष हिंदुस्तान में पोलराइज करेंगे और आप कश्मीर में पोलराइज कीजिए। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। प्रेम कुमार जी, इससे पहले कि मैं तुहिन सिन्हा के पास जाऊं, आपने जो अभी बात इस वक्त की, जो लगातार अब तक इन लीडर्स को रिहा नहीं किया जा रहा था नजरबंदी से, तब हर क्वार्टर से, हर सेक्शन से आवाज आ रही थी कि वहां पर आवाज को दबाया जा रहा है। एक मौका तो आना था कि इन लोगों को रिलीज किया ही जाना था, और वो किया गया। अगर अब किया गया तो इसमें आप क्या किसी तरह का मिली भगत देखते हैं कि ये जानबूझकर किया गया? अगर नहीं किया जाता तो अब भी आवाजें उठती कि अभी भी बंद करके रखा हुआ है। रिहाई का तो वेलकम है। नहीं राजीव जी, मेरे बोलने का मतलब कहीं से नहीं है कि मैं रिहाई का विरोध कर रहा हूं।
मैं तो रिहाई के राजनीतिक इस्तेमाल, अवसर और बिहार के चुनाव का कनेक्शन बता। चलिए ये मैं तुहिन सिन्हा से जुबान ये मैं तुहिन सिन्हा से जवाब ले लेता हूं। जुबान के पीछे बीजेपी का हाथ है। तुहिन, दो चीजें निकल कर आ रही हैं। तुहिन सिन्हा, इस वक्त दो चीजें निकल कर आ रही हैं। एक बात तो यहां पर निकल कर आ रही है, जिस तरीके से वकार भाटी कह रहे हैं, नासिर शेख कह रहे हैं यहां पर कि जो कुछ भी कहा गया है वो सही कहा गया है। दूसरी तरफ अभी जो स्थिति है यहां पर इन सभी दलों की एक रूपता है। वो ये प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि ये मिली भगत है आप लोगों की कि इस मौके पर उन्हें रिलीज किया जाए, गुपकार अपनी बैठक करे और उसके बाद ऐसा बयान दे जिसमें देश की इज्जत तार तार हो रही है तो होने दीजिए, लेकिन राजनीति चलनी चाहिए। तो इन सिन्हा, कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनकी कोई नैतिकता नहीं है। और दूसरी तरफ वो ये भी मानते हैं कि महबूबा मुफ्ती में विवेक का अभाव है, अन्यथा वो इस अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं करेंगे जिससे कि फायदा हमें हो। दूसरी बात जो मैं सुन रहा था बाकी पैनलिस्ट को, मैं ये भ्रम हमेशा के लिए क्लियर कर दूं कि आर्टिकल 370 जो था, ये जिस समय कश्मीर का विलय भारत के साथ हुआ था उस समय इसकी बात नहीं थी। वो विलय जो था वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पूरी तरह से अनकंडीशनल था। ये तो वो पॉलिटिक्स ऑफ ब्लैकमेल जिसको कहते हैं, खरीद फरोख्त की जो राजनीति शेख अब्दुल्ला ने उस समय से चलाई थी, उसका नतीजा था कि 1950 के आते आते हमने आर्टिकल 370 उनको दिया और 1954 में हमने उनको आर्टिकल 35A दिया। लेकिन इस दौरान नेहरू को यह भी एहसास हो गया था कि किस प्रकार की घटिया राजनीति शेख अब्दुल्ला कर रहे हैं, जिसके कारण वो कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस में अंदर हुए थे। जहां तक महबूबा जी का सवाल है, यही हरकतें थी जिसकी वजह से 2017-2018 में हमें भी एहसास हुआ था कि 3 साल जितनी भी हमने कोशिश की थी कि उन्हें डेवलपमेंट के विषय में शामिल किया जाए, उनकी सोच बदली जाए, वो जो जीवे पाकिस्तान की मानसिकता थी उससे बाहर नहीं आ पाई थी। और आज उसका एक बहुत ही भद्दा उदाहरण उन्होंने दिया जब उन्होंने भारत के फ्लैग को रिजेक्ट किया है। उन्होंने जो किया है वो हिंदुस्तान की इज्जत, हिंदुस्तान पर आक्रमण है और इसका उचित जो है उन्हें जवाब मिलेगा। एक बार इसका उचित जवाब मिलेगा उन्हें इस बार, और उचित जवाब किस तरीके से मिलेगा वो तो नहीं पता, लेकिन यहां पर यह जरूर है कि इस मुद्दे के ऊपर बयानबाजी जरूर जबरदस्त शुरू हो गई है। नासिर शेख पीडीपी से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, अपनी बात रख रहे थे और ये कह रहे थे कि महबूबा मुफ्ती जी ने जो कहा वो सही कहा और वो तब तक नहीं उठाएंगी भारत का झंडा जब तक 370 फिर से रिवाइव नहीं होता। नासिर शेख, आपने जम्मू कश्मीर में जो अलगाववादी मूवमेंट चल रहे थे उसके झंडे देखे हैं क्या? कितने तरीके के झंडे उठे हैं? आईएसआई के झंडे उठे हैं, पाकिस्तान का झंडा उठा है, आईसिस का झंडा उठा है, लेकिन देश का झंडा नहीं उठाएंगे। नासिर शेख, इतना ज्यादा गुस्सा किस बात का कि सारे झंडे बर्दाश्त हैं, जिससे स्वर्ग जैसी जगह, जन्नत जैसी जगह जम्मू कश्मीर नर्क बना दी जाए टेररिस्ट के हवाले से, और वहां पर तमाम झंडे उठे, कोई सवाल नहीं किया जाए। आज अगर 370 रिवाइव नहीं होता है तो भारत का झंडा जाए किनारे, उसको नहीं उठाएंगे। क्यों नासिर शेख? आवाज नहीं जा रही लगता। अब आवाज जाएगी भी नहीं नासिर शेख, अब पहुंचेगी भी नहीं आपके पास, अब नहीं आवाज पहुंचेगी। जब सवाल आपके पास कड़वे पहुंचेंगे तो आवाज पहुंचना मुश्किल हो जाएगी। वकार भाटी, अभी तक आप लगातार बात कर रहे थे। वकार भाटी साहब, भारत का हिस्सा मानते हैं ना आप जम्मू कश्मीर को? मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। वकार भाटी से सवाल हो रहा है। वकार भाटी बोले। आपने जो बात कही ना जी, मैं पहले से ही वही कह चुका हूं। अगर मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में आज जो हालात हैं, मुझे बताइए, आप 4G यहाँ बहाल नहीं कर सकते हो, आज भी यहाँ 2G में काम कर रहे हैं, और आप कह रहे हो रोजगार तो छोड़ ही दीजिए, जॉब छोड़ ही दीजिए। फिर भी हमारा दिल देखिए, इतना बड़ा दिल है कि कश्मीर में जहाँ फ्रूट सीजन जा रहा है, उस फ्रूट सीजन में भी हमने लाखों बिहारियों को रोजगार दिया हुआ है। इस हालात में भी तो आज हमें कुछ मत दीजिए आप,
हमसे जो छीना है वो हमें वापस दीजिए। क्या छीन लिया गया बताइए जरा सा, बताइए आप सामने रखिए क्या क्या छीना गया है। जम्मू कश्मीर को दिल खोलकर पूरे हिंदुस्तान ने अपना दिल दिया है। न जाने कितने भारतीय तमाम जो दूसरे स्टेट्स के हैं वो जम्मू कश्मीर के टूरिज्म के लिए जान लगाते हैं। तो अगर दोनों मुल्क आपस में बैठ के बात करेंगे पीसफुल तरीके से। किस मुल्क की बात कर रहे हैं? दूसरे किस मुल्क की बात कर रहे हैं आप? कश्मीर, दोनों कश्मीर को एक करेंगे। आप दूसरे किस मुल्क की बात कर रहे हैं वकार भाटी जी? आप दूसरे किस मुल्क की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। क्यों? कितने और कत्लेआम चाहिए? पाकिस्तान ने दिया क्या है? पाकिस्तान ने ब्लड शेड दिया है, पाकिस्तान ने तबाह कर दिया जन्नत को। आपको अभी भी पाकिस्तान की पड़ी हुई है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात है, आपने पढ़ा है उसे? जितना तबाह हिंदुस्तान की और जम्मू कश्मीर की सियासत ने किया है, जितना जम्मू कश्मीर की तो राजनीति ने किया है, आइए उसी बात पे बात कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर की सियासत ने जो हालत की है, फारूक अब्दुल्ला की बात कीजिए, उमर अब्दुल्ला की बात कीजिए, महबूबा मुफ्ती की बात कीजिए। आज भी जो बिजली है ना सर, जिस स्टूडियो में बैठे हैं ना, ये बिजली हमारी देन है, कश्मीर की देन है सर। आपके पास क्या है? हमें क्या दोगे आप? हमारा जो है हमें वापस दे दो, हमें वापस दे दो। हम किसी से लेते नहीं है, हम भीख मांगने वाले नहीं, हम देने वाले। कहां से हो गया भाई साहब? क्या आपने लिखवा के लाए हो क्या? हमें मत बताइए। अरे लिखवा के लाए हो क्या? कश्मीर आपकी जागीर है क्या? 130 करोड़ भारतीयों का कश्मीर मेरे बाप की जागीर है ना, आपके बाप की नहीं होगी, मेरे बाप की जागीर नहीं है, किसी का कुछ नहीं छीना, पूरा भारत एक है, आपकी जागीर है, मेरी जमीन मेरे बाप की। कश्मीर का रागमत इलाका 70 साल जाया किए आपने, भारत के 70 साल जाया किए, 42,000 लोग मरवा चुके हैं आप ये करते करते। आपके पॉलिटिशियन करोड़पति बन गए जाते जाते 21,000 करोड़ का देश की जागीर है। सबसे बड़ी बात वकार भाटी, ये देश का हिस्सा है, बाप तक मत पहुंचिए, नहीं तो तमाम चेन खुल जाएंगी फिर इस बीच में, और इसमें तमाम ऐसे छींटे भी उड़ेंगे जिनके चलते फिर चीजें साफ होंगी कि आज जम्मू कश्मीर को इस हालत में पहुंचाने वाला कौन है और कौन जम्मू कश्मीर के नाम पर सियासत कर रहा है। फिर से जो भी आवाजें बुलंद हो रही हैं उसमें खुद का वजूद कहीं बड़ा रखने की ज्यादा कोशिश है। 370 जब तक नहीं हटेगा मैं झंडा नहीं उठाऊंगी, भारत का झंडा नहीं उठाऊंगी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का यह बयान है। एक पैनल हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़ा हुआ है, हम बात कर रहे हैं महबूबा मुफ्ती के बयान पर, लेकिन अब से कुछ देर पहले फारूक अब्दुल्ला ने यह बात कही कि हम वतन की बात करते हैं। कौन सा वतन? यानी वतन है भारत। उनके बगल में महबूबा मुफ्ती जो भारत का झंडा ना उठाने की बात करती हैं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, कांग्रेस कहती है यहां पर कि किसने बात की 370 के रिवाइवल की? मैं कहता हूं महबूबा मुफ्ती ने बात की है। कांग्रेस क्यों गोलमोल खेल रही है? क्या कांग्रेस को डर है? क्या कांग्रेस को किसी तरह के बैकलैश होने का डर है? खुलकर क्यों नहीं कांग्रेस अपना स्टैंड साफ करती? देखिए राजीव जी, बात समझेंगे तो कश्मीर में धारा 370 का जो मसला है उसमें सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स कश्मीरी रहे हैं, और इसको हटाने की सबसे बड़ी प्रमुख शर्त जो थी वो है कि वहां की विधानसभा से सहमति ली जानी थी। लेकिन ये ऐसे इस तरह से काम किया गया कि विधानसभा भंग कर दी गई, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और किसी तरीके से इसको हटा दिया गया। वहां के लोगों का सम्मान नहीं हुआ, तो इस जाहिर है कि वहां के लोगों को सारे कश्मीरी लोग गलत सोचने लगेंगे, सारे कश्मीरी लोग देश विरोधी हो जाएंगे। मैं कतई नहीं कह रहा हूं, मैंने कहा भी नहीं, मैं ऐसी बात कहना भी नहीं चाहता और मेरे दिल में यह है भी नहीं। प्रेम कुमार जी आप भी जानते हैं कि पूरा कश्मीर ऐसा नहीं है, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो अपनी सियासत के चलते बातें सामने रखते हैं। तो अगर केंद्र पसंद नहीं है जम्मू कश्मीर के इन बड़े नेताओं को, चीन की मदद लेंगे, पाकिस्तान की मदद लेंगे। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं चीन की मदद से 370 का हल करेंगे, और आज महबूबा मुफ्ती झंडा उठाने से इनकार करती हैं। ये कैसी राजनीति है? क्यों नहीं स्टैंड लेती कड़े में कांग्रेस जो कि सबसे पुरानी पार्टी है, किनारे कर दे इन सबको। देखिए राजीव जी, निश्चित रूप से ऐसे वॉइस जो उठ रहे हैं, ये वॉइस जो है देश के हित में नहीं है, खुद कश्मीरियों के हित में नहीं है, ये बात साफ है। पर ये वॉइस उठे ये वॉइस नहीं उठे, इसके लिए जो हमारी सरकार, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, कहीं दिखती है क्या
कि इस वॉइस को खत्म करने के लिए कोई डायलॉग्स हो, कोई बातचीत हो, कोई दलीय बैठक हो? कभी देखी क्या आपने एक साल में? ये सरकार जानबूझ करके ऐसे वॉइसेस को, असंतुष्ट वॉइसेस को पैदा कर रही है ताकि पूरे हिंदुस्तान में एक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स हो। आप बताइए ना, बिहार में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया बीजेपी ने। क्यों? क्योंकि जानते कि हमको इसी तरीके से राजनीति करनी है। शाहनवाज हुसैन बिहार के इतने बड़े नेता हैं, न स्टार प्रचारक हैं, न उनको एमपी इलेक्शन में टिकट दिया। क्यों? क्योंकि उनकी राजनीति है कि मुसलमान को अलग करके राजनीति करने। आप अपनी राजनीति के लिए कश्मीर को हिंदू मुसलमान मत बनाइए, कश्मीर को कश्मीर रहने दीजिए। ये बड़ा सवाल है, वहां ये आवाज क्यों उठ रही है? इस आवाज को सुना करिए, समझाइए। सबकी आड़ में और मोहरा बनाया जा रहा है कश्मीर के नेताओं को, प्रेम कुमार जी कह रहे हैं। देखिए, प्रेम कुमार जी क्या कह रहे हैं उनको खुद नहीं पता है, तो मैं उनको जवाब देने के बजाय मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। महबूबा मुफ्ती को आज कश्मीर से कोई इत्तेफाक नहीं है, कश्मीर के नब्ज से कोई इत्तेफाक नहीं है। आज एक आम कश्मीरी क्या सोचता है, एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है आज ट्विटर पर, जहां अगर आप स्क्रीन देख सके, एक कश्मीरी मुसलमान ये बता रहा है महबूबा मुफ्ती को कि उनको ये हिदायत दे रहा है कि आज पूरे कश्मीर का दिल हिंदुस्तान के साथ है, अपनी ऊंची राजनीति बंद करे। अगर आज भी फारूक अब्दुल्ला बीजेपी को शर्म आनी चाहिए और अपने ही एम्बिशन में वो अपने ही लालच में भारत को धमकियां देते रहेंगे तो इससे बुरा उनके लिए और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि कश्मीर की जनता उन्हें बेदखल करने वाली है। जहां तक हमारी मौका परस्ती का आरोप वो लगा रहे हैं, तो शाहनवाज जी मैं उनको बता दूं, शाहनवाज जी हमारे बीजेपी न बोले हैं, हमारे के नाम पर बीजेपी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये आरएसएस वाले, इन लोगों ने हमेशा तिरंगे का विरोध किया, अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं लहरा है, एक दूसरे को तिरंगे के नाम पर देशद्रोही बोलेंगे। नासिर शेख आपको आवाज आ रही है? बोलिए। आपको आवाज आ रही है नासिर शेख? नासिर शेख महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की बेटी हैं, जो कि भारत के गृह मंत्री थे, एक बड़े ओहदे पर गृह मंत्री थे। देश के संविधान की शपथ उन्होंने भी ली थी, महबूबा मुफ्ती ने भी ली थी अपने मुख्यमंत्री पद को लेते हुए। महबूबा मुफ्ती ने भी इस देश के साथ चलने की कस्में खाई थी। आज जब सब कुछ हाथ से निकल गया है तो राजनीति बचाने के लिए ऐसे बयान देते चले जाओ जिससे कहीं बहुत पब्लिसिटी लाइमलाइट में बने रहो। क्या इससे अलहदा है बयान? ये बात समझाइए, आप किस हिसाब से कहते हैं कि महबूबा जी ने जो बात कही है वो एंटी नेशनल, उनको आप कह रहे हैं कि उन्हें? मैं एंटी नेशनल नहीं कह रहा, मैं एंटी नेशनल नहीं, मेरे शब्दों पर जाइए नासिर शेख साहब। देश का वतन का सम्मान होता है, वतन का वकार होता है, उसका निशान, वतन का वकार होता है उसका झंडा। अगर भारत का हिस्सा है और भारत में है तो भारत का झंडा सबसे ऊपर होना चाहिए। तिरंगे का सम्मान जितना आप लोग करते हैं उससे ज्यादा हम करते हैं, क्योंकि ये आप लोग हम लोग की आप तिरंगे को, नासिर शेख साहब, आप लोग हम लोग की बात नहीं है, आप भी वही हैं और मैं भी वही हूं, हम सब इस देश के नागरिक हैं। मुझे बात कहने दीजिए। तिरंगा आप लोग अपने एयर कंडीशन कमरों में सजाते हैं, तिरंगा आप लोग अपने पीसफुल माहौल में लहराते हैं। हम लोगों ने तिरंगा गोलियों के बीच में लहराया है। हमारी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 130 करोड़ लोग अपमान है, किसने आपको हक दिया है? कैसे आप कोई भी हो, जम्मू कश्मीर के हवाले से आप तिरंगे की आड़ में शब्द नहीं बोलेंगे, हम एक शब्द सुनेंगे नहीं, ये चलेगा नहीं, ये दोगली राजनीति नहीं चलेगी। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। आज दुकान बंद हो गई तो तिरंगे को बोलने आ गए आप, तिरंगे का अपमान करोगे आप। नहीं चलेगा तिरंगे का अपमान, कभी नहीं चलेगा। अब याद रख लो, इतने साल भारत का खाया पिया, महल बनाए, ऐशो आराम किया, अब राजनीति खत्म हो गई तो चाइना की दुआई देते हो। तिरंगे को बोलने आपकी हिम्मत कैसे हुई? तिरंगे के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेगा हिंदुस्तान। याद रखना, भारत माता के 130 करोड़ सपूत है, नहीं सुनेंगे ये अपमान। आप सुन लीजिए, जो भी आप है, हमें बेवकूफ मत बनाइए, हम बेवकूफ नहीं है, हमें समझ आता है। एक दिन चाइना की धमकी दे दो, अगले दिन अरे नासिर शेख साहब
नासिर शेख साहब 370 हटा, जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट पर लगाम लगी, जम्मू कश्मीर में लोगों का जीवन आसान हुआ, लोगों को जरूरत मुहैया होने लगी, लोगों को तमाम चीजें सहूलियात मिलने लगी। अब भी क्या पॉलिटिक्स के लिए जगह बचती है? ये गुपकार है क्या और गुपकार किस लिए बना है? एक तरफ बगल में खड़े होकर फारूक अब्दुल्ला अभी वतन की बात करते हैं और दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती कहती हैं जब तक हटेगा नहीं तब तक झंडा दूसरा हाथ में नहीं लूंगी। किसकी तरफ इशारा है नासिर साहब? सीधे सीधे बोलिए ना, खुलकर बोलिए, क्यों चीजों को छुपाकर ढके छुपे करके चलते हैं? कंडा लेना राजीव भाई, कंडा लेने वाले 4 लोग नहीं बचेंगे। दिया जाए, हम आपको भी सम्मान देने के लिए तैयार हैं, हम आपको भी सम्मान देंगे, लेकिन साथ ही साथ हम अपनी आइडेंटिटी, अपने झंडे को भी सम्मान देना चाहते हैं। शब्द बोल दो, कोई झंडा। नासिर शेख साहब माफी चाहूंगा आपसे, मैं यहां पर बैठा हूं, भारत का हिस्सा हूं, भारत का नागरिक हूं। कोई झंडा भारत के तिरंगे से ऊंचा नहीं हो सकता, और अगर भारत के तिरंगे को किसी ने सम्मान से नहीं देखा तो वो कोई झंडा अपने हाथ में उठाने का हक भी नहीं रखता है। वकार भाटी साहब जुड़े हुए मेरे साथ। वकार भाटी साहब, जब से 370 हटा है, क्या कमी नहीं आई है इन सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज में? क्या जरूरत की चीजें मुहैया नहीं हो रही हैं? वो तो कोरोना की ये बीमारी आ गई, उसके चलते पूरे देश को भुगतना पड़ा। तो क्या इसके अंत होते होते आज इस हालत में उतर जाएगी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स कि उनके पास पद नहीं है, उनके पास पोस्ट नहीं है, तो कुछ भी बोलेंगे? 2019 5 अगस्त को जब 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया था, जब जेल बंद करके पूरी जम्मू कश्मीर को 370 छीना गया था, तब से अभी तक तो हालात वैसे के वैसे ही, और हजारों नौजवानों को अपने जेलों में रखा है, बनारस तक, बिहार तक, मध्य प्रदेश तक। तो आप कह रहे हैं कि हालात बेहतर हैं, 4G यहाँ काम नहीं कर रहा, 2G पे हम लोग आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आप किस मुंह से आप कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया, अचीव कर दिया? अभी 3 दिन पहले अनंतनाग में एक SHO मारा जाता है, जिससे पहले एक एक्टिविस्ट बाबर कादरी मारा जाता है। तो कौन से हालात बेहतर कर दिए? सर ये झूठ है, बेईमानी है, ऐसा मत करिए। आप जम्मू कश्मीर के ऊपर चर्चा कीजिए। जहां तक आपने इन लोगों की बात की है जो यहाँ सियासी जमातें हैं, यहाँ सियासी जमातों ने अपना भरोसा अवाम से खो दिया, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो दिल्ली के राजनेता हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हो, हमारे दिलों में इनके लिए कोई भी जगह नहीं है। वकार भाटी साहब, चलिए आपकी अपनी बात है, आप रखिए अपनी, इसीलिए मैंने आपको मेहमान के तौर पर बुलाया है। लेकिन क्या आपने जम्मू कश्मीर में हो रहे उन प्रदर्शनों को देखा है जहां पर ISI के झंडे उठाए जाते थे, जहां ISIS के झंडे होते थे, जहां पाकिस्तान का झंडा तक होता था, जब वो झंडे शान से लहराए रखते थे और उस पर महबूबा मुफ्ती को एक नजर नहीं देखी, और आज महबूबा मुफ्ती हिंदुस्तान के झंडे पर कहती हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड कब तक चलेगा सर? केवल पॉलिटिक्स चमकाने के लिए आज चीफ मिनिस्टर नहीं है, आज पर्क्स नहीं मिल रहे हैं, आज तमाम चीजें हासिल नहीं हो रही हैं। दिल्ली में कुछ कहते हैं, बिहार में जाके 370 के ऊपर वोट मांग रहे हैं, उनको देश समझ नहीं रहा, दाढ़ी जरूर बढ़ा रहे हैं। वो इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? वो दाढ़ी बढ़ाते जा रहे हैं, देश बर्बाद होते जा रहा है, रोजगार है नहीं है। चलिए आखिरी कमेंट ले लूं, मैं समझ गया, 40% पॉपुलेशन, मैं समझ गया, बात देश की है और देश से कम पर कोई समझौता नहीं है। प्रेम कुमार जी, अंत देखते हैं, बहुत कम समय, अंत देखते हैं, क्या आपको लगता है गुपकार इससे भी बड़ी हरकत कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई अप्रत्याशित नहीं है, और ये रोका जाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत है। और इसको रोकने के लिए मुझे तत्काल सर्वदलीय बैठक, सबके साथ बातचीत, नेगोशिएशंस, और इसको शांति की राह में चलने के लिए कदम बढ़ाने की जरूरत है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस पर राजनीति करने के बजाय देश की सबसे बड़ी पार्टी सामने आए, दिल दिखाए, बात करे, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे। चलिए प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें, सबके साथ बातचीत करें, सबके साथ बैठक हो, हम भी इसके पक्षधर हैं, लेकिन इस सबके साथ बातचीत में कोई बाहर वाला कतई शामिल ना हो, और कम से कम उन सबको अकल आए जो भारत में रहकर भारत के साथ, भारत का हिस्सा हैं, और फिर भी भारत के झंडे पर आंच लाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। आप सबने अपनी बात रखी, आप सबने अपने विचार रखे, मुझे जवाब सिर्फ इतना मिला कि ये सारी राजनीति देश के नाम पर हो रही है। कम से कम इतनी अकल तो आनी चाहिए कि देश सभी चीजों से कहीं बड़ा है।